तो यहाँ तक हम गए हैं। हाँ, ये ऊपर वाला पार्ट मैग्नीट्यूड बताता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। ये डायरेक्शन वेक्टर वाला पार्ट है, और ये इन जनरल रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, ठीक है। अब देखो, ये न्यूटन के जो लॉज है ना, दीज आर अप्लीकेबल टू पॉइंट मासेस। The universal law of gravitation is applicable to point masses, ठीक है। For extended object, we consider following two results. These are results, कैसे आए हैं? इंटीग्रेशन से। क्या? So for object like Earth, which can be considered as solid of uniform density, एक्चुअली ऐसा नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट अपन कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं, देखो, फॉर एनी मास which is outside hollow spherical shell देखो, अर्थ को कंसिडर किया है मल्टीपल लेयर्स ऑफ hollow spherical shell like onion. प्याज, कांदा माहितीये का सगळ्यांना? आप प्याज को काटते हो तो यू विल रियलाइज देयर आर मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। ऊपर की लेयर सूख जाती है, फिर अपन उसको हटा देते हैं, अंदर की लेयर ठीक रहती है, कभी उसको डैमेज होता है तो उसको हटा देते हैं। तो ऐसी लेयर लेयर रहती है, और उसके अंदर अपना फेवरेट छोटा सा पिल्लू रहता है जो जरा अच्छे टेस्ट का रहता है, ठीक है। सो ये प्याज जैसे अर्थ है। सो देयर आर मल्टीपल हॉलो स्फेरिकल शेल्स, ठीक है। सो फॉर एनी पॉइंट विच इज आउटसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल, the complete mass of shell is considered to be situated at center and gravitational force acts accordingly, ठीक है। and gravitational force acts accordingly,
मतलब ये डायग्राम इक्विवेलेंट बन जाएगी इस प्रकार से। और ये रेडियस अगर कैपिटल आर है तो ये भी डिस्टेंस कैपिटल आर रहेगा। यहाँ पर कैपिटल एम मास है, यहाँ पर छोटा एम मास। ठीक है, अब ऐसे दो पॉइंट मासेस का कैलकुलेशन ग्रेविटेशनल फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इस प्रकार से दूसरी कैटेगरी अगर होगी तो यहाँ पर हम कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अ hollow spherical shell of uniform density on a point mass inside it is zero। So यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला है if this point mass is inside this hollow spherical shell। ठीक है, ऐसे ये दो रूल्स है, इसको अप्लाई करना अपन देखने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इस लॉ के साथ ये दो चीजें अपने को पता होनी चाहिए, बरोबर है। सही है ना। लॉ क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। सो अब अपन बहुत छोटा सा यूनिवर्स कंसिडर करते हैं। इफ देयर आर फोर ऑब्जेक्ट्स, तो लॉ क्या कहता है, इनको नाम नंबर दे देंगे, इनको नाम नंबर दिया M1, ये M2 हो गए भाई साहब, इसको M3 कर दिया, और ये M4 है। सो M1 M2 के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, डेफिनेटली रहने वाला है। ठीक है, M3 और M1 के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। M4 और M1 के बीच में रहेगा। हाँ ठीक है, सो ये जो M1 है ये सभी को अट्रैक्ट करने वाला है, बट साइमल्टेनियसली इस M1 को भी ये सभी लोग अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से फोर्सेस रहेंगे। तो अब ऐसे केस में M1 पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो लगे तो अपन दिखा सकते हैं कि M1 पर लगने वाला टोटल फोर्स, लेट F1 be the total force acting on M1। अब देखो M1 पर किस किस का फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू
m2 plus force due to m3 plus force due to m4, m2 m3 m4 इस प्रकार से फोर्सेस रहेंगे। सही है क्या? हाँ सर, m2 भी m1 को अट्रैक्ट करने वाला है, m3 भी m1 को अट्रैक्ट करने वाला है, m4 भी m1 को अट्रैक्ट करने वाला है। ठीक है, हम इन दोनों को ज्वाइन करने वाले वेक्टर्स लिख लेते हैं। ये वेक्टर रहेगा r12, दिस वेक्टर विल बी r13, दिस वेक्टर विल बी r14। ठीक है, या 13 मतलब 1 से 3 तक। अभी m1 पर लगने वाला फोर्स निकालना है तो अपन अपोजिट पकड़ते हैं। m1 पर लगने वाला फोर्स विल बी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स m2, तो इसे लिखते हैं r21। इस प्रकार से डायरेक्शन रहेगी r21 की। r31 r41। ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है? r21, दिस इज r31, दिस इज r41। ठीक है सर वो तो R12 चाहिए था ना, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये वेक्टर है r21, ये रहेगा माइनस ऑफ r12, r31 ये रहेगा माइनस ऑफ r13। ठीक है, r41 ये रहेगा माइनस ऑफ r14। ठीक है, कैसे भी नोमेनक्लेचर आप आपको चाहिए वैसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्शन अपने को ठीक से दिखानी होगी। ठीक है, दिस इज 2 के तरफ ज्वाइन होने वाला वेक्टर, 2 और 1। ये 3 और 1 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर r31। ये 4 और 1 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ठीक है, r41। अब देखो, अब ऐसे केस में हम लिख सकते हैं फोर्स ड्यू टू m2। m2 के कारण लगने वाला फोर्स क्या रहेगा? सो इट विल बी कैपिटल G मास ऑफ m2 into मास ऑफ r1 डिवाइडेड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? r21 का स्क्वायर। डायरेक्शन अलोंग r21 प्लस m3 के कारण लगने वाला फोर्स क्या रहेगा? कैपिटल G m3 इंटू m1, इनके बीच का डिस्टेंस r31 का स्क्वायर इंटू r31 कैप प्लस m4 का ये कारण लगने वाला फोर्स कैपिटल G m4 इंटू m1 r41 कैप डिवाइडेड बाय r41 का स्क्वायर। इसे आप ऐसा भी कह सकते हो, फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 बाय 2 प्लस फोर्स ऑन 1 बाय 3 प्लस फोर्स ऑन 1 बाय 4। ठीक है, ऐसे सभी फोर्सेस के कारण नेट फोर्स 1 पर लग रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये लिखना पड़ेगा। क्या सही है? यहाँ पर दो चीजें ध्यान में आपको रखनी है। पार्ट 1,
M1 पर M2 ने जो फोर्स लगाया है उसमें M3 और M4 का कुछ भी रोल नहीं है, ठीक है। M1 पर M2 ने जो फोर्स लगाया हुआ है उसमें M3 और M4 का कुछ भी रोल नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस हो या ना हो इस फोर्स के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सिमिलरली M3 के लिए है, M3 ने M1 पर जो फोर्स लगाया है उसके ऊपर M2 और M4 के एग्जिस्टेंस का कुछ भी फर्क नहीं है। सिमिलरली M4 के लिए है, M4 ने M1 पर जो फोर्स लगाया है उसमें M2 और M3 का कुछ भी रोल नहीं है। हाँ, M1 के लिए M2, M3, M4 ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनके इंडिविजुअल फोर्सेस वैसे के वैसे लग रहे हैं। नेट फोर्स, फोर्स बीइंग वेक्टर क्वांटिटी, ये इनकी वेक्टर एडिशन है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। सर इसका एप्लीकेशन बताओ, मतलब एक जो लिखा है वो समझ में आ जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट नेट फोर्स acting on mass 2m situated at centroid. ठीक है, तो देखो क्या कंडीशन है। इस प्रकार से 3 पॉइंट मासेस है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ऑफ साइड एल पकड़ लेते हैं। और ये मासेस है एम एम एम। अब आपको कहा है इसके सेंट्रोइड पर, इसके सेंट्रोइड पर कितना मास रखा है 2m का। इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स निकाल लो। सो देखो इसको नाम दे दो क्या, दिस इज ए बी सी। अब देखो इस सेंट्रोइड जी पर जो मास है उसके ऊपर ए फोर्स लगाएगा क्या। हाँ सर डेफिनेटली लगाएगा। कौन से डायरेक्शन में रहेगा फोर्स ये,
अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा ए के तरफ, बी के तरफ रहेगा क्या? हाँ सर, बी भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। सी के तरफ रहेगा क्या? हाँ सर, सी के तरफ भी रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से फोर्सेस लगेंगे। तो चलो नेट फोर्स निकाल लेते हैं। क्या क्या जरूरत है नेट फोर्स निकालने के लिए? बताओ क्या क्या जरूरत है? सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो मासेस की जरूरत है और उनके बीच के डिस्टेंस की। क्या हमारे पास ये डिस्टेंसेस है क्या? यस सर, निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सर पहले एक एक्सिस कंसीडर करके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ओके, फिर उनके डिस्टेंस निकालेंगे। आपको उसके कोऑर्डिनेट चाहिए या डिस्टेंस चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस निकालने के लिए शायद से कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत नहीं है। देखो तो, फोर्स ऑन जी बिकॉज ऑफ ए, सोचो सोचो, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। फोर्स ऑन जी बिकॉज ऑफ बी प्लस फोर्स ऑन जी बिकॉज ऑफ सी। अब देखो, मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ करता हूँ, आपको फटाक से चीजें ध्यान में आ जाएगी। कितने डिग्री का एंगल है ये? 60। ये साइड कितनी है? एल। ओके, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत होती है क्या? इसका अल्टीट्यूड और मीडियन सेम होती है। सही है, इसका यस सर। अल्टीट्यूड और मीडियन सेम होती है। इसका मतलब क्या, ये 90 डिग्री है। सो क्या आप मुझे एडी की वैल्यू बता सकते हो क्या यहाँ पर? एडी इक्वल टू एल साइन 60, साइन 60 इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस एडी अपॉन ए बी। साइन 60 इक्वल टू एडी अपॉन ए बी, देयरफॉर एडी इक्वल टू ए बी साइन 60। ए बी की वैल्यू एल है, सो एडी हो गई क्या है? √3/2 इंटू एल। अब आपको सेंट्रोइड को याद करना होगा। क्या खासियत होती है सेंट्रोइड की? सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशो। क्या रेशो में डिवाइड करती है? 2:1। एग्जैक्टली 2:1। देखो, इसका मतलब ये ऊपर वाला पार्ट 2 है और नीचे वाला पार्ट 1 है। ठीक है, सो ये एजी एडी का कितना है? एजी एजी वाला जो पार्ट है, ये एडी का 2/3 है क्या?
2/3 of AD. AG इक्वल टू 2/3 ऑफ AD. सो आप लिखोगे यहाँ पर इट इज 2/3 ऑफ √3/2 into L. √3/3 is L/√3. क्या सही है क्या? हाँ या ना? यस सर। पक्का? सो लिख लेते हैं फिर। देखो ये डिस्टेंस इस प्रकार से निकालते आना चाहिए अपने को। देखो ये फोर्सेस को लिखेंगे अपन कैपिटल जी एफ जी ए डिस्टेंस कितना है अभी लिखा था, अरे कितना था? L/√3. यस सर। सो देखो जी m into 2m अपॉन L/√3. डायरेक्शन रहेगी AG कैप की और L/√3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस GB ये भी रहेगा कैपिटल जी m into 2m अपॉन L/√3 इंटू बीजी कैप प्लस जी m into 2m अपॉन L/√3 का स्क्वायर इंटू CG का कैप, ठीक है। अब देखो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? कैपिटल जी m into 2m ये सभी जगह पर है, ये भी बाहर आ जाएगा तो दिस इज 2m स्क्वायर। L/√3 भी सभी जगह पर है, ये आ जाएगा अपॉन L²/3। ब्रैकेट के अंदर क्या बचने वाला है? ब्रैकेट के अंदर बचेगा AG कैप प्लस BG कैप प्लस CG कैप, ठीक है। AG कैप प्लस BG कैप प्लस CG कैप, ठीक है। अब हमें इनको I और J के फॉर्म में लिखते हैं तो इनकी एडिशन हमें तुरंत मिल जाएगी। देखो ये हो जाएगा 3 ऊपर चले गए 6 जी m² अपॉन L², ठीक है। AG कैप क्या ये y डायरेक्शन के अलोंग है? सो क्या इसे मैं प्लस J कैप लिखूं प्लस BG। अब BG देखो ये एंगल 30 हो गया तो ये 60 है। सो क्या मैं इसे ऐसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं? सर ये 30 कैसे ले लिया? ये बाइसेक्टर है ना इसका, ठीक है। सो ये 30 ये 60 ये 90। सो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं? दिस इज BG जो कि एक यूनिट वेक्टर है, सो आई कैन डायरेक्टली राइट -J cos 60, ये अपोजिट वाला है, दिस इज -I sin 60। चलेगा क्या? मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। ये एडजेसेंट वाला
बीजी कॉस 60, ये वाला बीजी साइन 60, ठीक है। अब निगेटिव डायरेक्शन में इसलिए माइनस आई कैप, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए माइनस जे कैप, ठीक है। सो बीजी को मैं लिख सकता हूँ दो वेक्टर की एडिशन, ये कौन से दो वेक्टर रहेंगे, माइनस आई साइन 60 माइनस जे कॉस 60। सिमिलरली कैन आई राइट अबाउट सीजी, तो सीजी को भी लिख लो। सीजी कैसा रहेगा, ये सीजी है, ये एंगल 60 हो गया, सीजी कैप है मैग्नीट्यूड 1, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा आई साइन 60 और ये हो जाएगा माइनस जे कॉस 60 माइनस जे कॉस 60 प्लस आई साइन 60। देखो तो क्या बच रहा है अभी, माइनस आई साइन 60 प्लस आई साइन 60, प्लस माइनस कैंसल। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? 1/2 1/2 माइनस 1/2 जे माइनस 1/2 जे, दैट इज माइनस जे। सो ये माइनस जे और ये प्लस जे, 0। तो यहाँ पर बचेगा क्या सर, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस वैल्यू विल बी एफ जी इक्वल टू 0। नेट फोर्स जो है ये 0 लगेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है, पहले तो यहाँ के तीनों मासेस सेम है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये मासेस अलग अलग रहते तो ये फोर्स अलग अलग रहता, ठीक है। ये मासेस अलग अलग रहते तो ये फोर्स अलग अलग रहता। आया क्या ध्यान में, पक्का? क्या इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कर पाएंगे?